नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग पिछले कक्षा में एससीईआरटी कर रहे थे 9th 10th, जो हम लोग टीआरई 4 के लिए कर रहे हैं। टीआरई 4 में लगभग 95% क्वेश्चन यहीं से आपका आएगा, एनसीईआरटी एससीईआरटी से। इसीलिए हम लोग यहाँ पर संक्षिप्त में करते हैं। ये जो बुक है ये यूथ का बुक है और इसमें एससीईआरटी विस्तार से दिया हुआ है। बिहार बोर्ड का जो बुक है वो विस्तार से दिया हुआ है। ये आप लोग कर लेते हैं और एनसीईआरटी कर लेते हैं तो आपका लगभग क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाएगा। तो हम लोग इसमें आधा किए थे और आज हम लोग जो किए करेंगे वो आज का चैप्टर है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। आज देखते हैं इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम लोग करते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1864 में, 1865 में, 1885 में या 1874 में? ये कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1865। अधिनियम है। जब यही इसमें पूछता कि भारतीय वन अधिनियम है, यहाँ अथी रहता है, उसमें क्या है, एक्ट रहता है। एक्ट रहता था 64 में हुआ था, पारित किया था, और ये पारित अधिनियम बना था 65 में, 1865 में। तो पढ़ते हैं इसका विस्तार में क्या दिया हुआ है। भारतीय वन अधिनियम 1865 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया गया एवं जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए सुरक्षित किया गया। इस कानून से आदिवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन प्रभावित हुए। ड्राइच बेंट्रिस नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने 1864 में वन सेवा की स्थापना किया था। यही जो बता रहे थे ना, भारतीय वन सेवा का स्थापना 1864 में हुआ था और भारतीय वन अधिनियम 65 में हुआ था। दोनों चीज़ एससीईआरटी में विस्तार से दिया हुआ है, तो याद रखिएगा दोनों चीज़, भारतीय वन सेवा और भारतीय वन अधिनियम। दूसरा क्वेश्चन है, तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? 1850 में हुआ था। तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? 1850 में। देखिए इसका विस्तार में किया दिया है। तिलका मांझी का जन्म 1850 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। गांव भी याद रखिएगा क्योंकि अब क्वेश्चन यहीं से उठाएगा गांव से। सन 1879 में यह पहली बार भू राजस्व की राशि कम करने के लिए किसानों को भू जमींदार से छुड़वाने के लिए यहाँ सशस्त्र विद्रोह किया था। वह भागलपुर के प्रथम तत्कालीन कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड पर उसने सशस्त्र प्रभाव किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा था, किस पर प्रभाव किया था, प्रभार किया था? वो था अगस्टस क्लीवलैंड। वह नहीं चाहता था कि वन समाज एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जनजातीय समाज में कोई भी बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप करे, उसका शोषण करे और उसकी सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। यह हो गया तिलका मांझी के बारे में सारा चीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तमार विद्रोह कब हुआ था? 1789 में हुआ था। तमार विद्रोह सन 1779 ईस्वी में छोटा नागपुर के उड़ांव जनजाति के जमींदार के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया गया था। तो आपको जो याद रखना है, ये ईस्वी याद रखना है। तमार विद्रोह कब हुआ था? 1789 में। तो किस जनजाति से संबंधित था? तो उड़ांव जनजाति के जमींदार के शोषण के खिलाफ था, जनजाति के खिलाफ ही था ये आंदोलन में, को तमार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह सन 1794 ईस्वी तक चलता रहा। इस विद्रोह को जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता से इसे बहुत क्रूरतापूर्ण तरीके से दबा दिया गया। तो तमार विद्रोह से दो चीज याद रखना है कि कब हुआ था ये हुआ था 1789 में। और किसके खिलाफ हुआ था? यह हुआ था उड़ांव जनजाति के खिलाफ हुआ था। उड़ांव जनजाति के जमींदार जो थे उसके खिलाफ हुआ था। ये दो चीज उसमें याद रखना है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या था, चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाले थे? चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाले थे? वो पलामू क्षेत्र के रहने वाले थे। पलामू कहाँ पड़ता है? छोटा नागपुर पठार का ही एक क्षेत्र है पलामू। बिहार प्रांत के पलामू में रहने वाले चेरो जनजाति ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह किया था। वर्तमान में भागलपुर में है, ये भागलपुर के झारखंड में। उस समय चूड़ामन राय इसका शासक था। अंग्रेजों के शोषण के प्रवृत्ति के खिलाफ भूषण सिंह के नेतृत्व में चेर जनजाति के लोगों ने सन 1800 ईस्वी में खुला विद्रोह किया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए कर्नल जोन्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने युद्ध किया और विद्रोह को दबा दिया। 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को फांसी दे दिया। चेरो जनजाति, चेरो से याद रखिएगा, चेरो मतलब चरने वाला, घास चरने वाला। घास क्या चरता है? भूसा सब खिलाता है ना भैंस को, वही भूषण सिंह। याद रखने के लिए याद रखिएगा चेरो जनजाति। और चेरो आंदोलन जो था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? वो भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था, याद रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था?
किसके लिए बनाया था? ये कोल के लिए बनाया था। कोल जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था और फौजदारी न्यायालय के सरल एवं सहज बनाने के आश्वासन दिया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? भूमिज विद्रोह कब हुआ था? भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ था। भूमिज विद्रोह सन 1832 ईस्वी में वीरभूमि के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। इसे गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। अंग्रेजी सरकार ने इन पर इतना अधिक राजस्व का बोझ डाल दिया था कि इसके खिलाफ कोल एवं हो जनजाति के समर्थन से इन्होंने औपनिवेशिक शासन का विरोध किया था। इन जनजातियों ने सन 1857 के सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता विद्रोह की महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। याद रखिएगा सर, आज एक बार में नहीं होता है तो वीडियो दोबारा देखिएगा, बार बार देखिएगा तो ये याद हो जाएगा। सन 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह के नेता इसमें से कौन था? ये तो 1000 बार क्वेश्चन पूछा था। कौन कौन था? सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, इससे संबंधित पढ़िए। सन 1885 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू था। सिद्धू अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया था। तो पूछेगा ठाकुर का अवतार कौन घोषित किया था अपने आप को? तो वो सिद्धू ने किया था। सिद्धू ने 30 जून 1885 ईस्वी में भगनाडी गांव के संथाल में एक सभा आयोजित की थी, जिसमें 400 गांवों के 10,000 संथाल अपने अस्त्र शस्त्र के साथ एकत्र हुए थे। सभा में ठाकुर का आदेश पढ़कर सुनाया गया। यह आदेश था कि जमींदारी, महाजनी तथा सरकारी अत्याचार का विरोध करना तथा अंग्रेजी शासन को समाप्त कर सतयुग का राज, न्याय तथा धर्म पर अपना राज करने के लिए खुला विद्रोह किया जाना। देखिए सारा बात इसमें एससीईआरटी का है, हम मिला के तब इसको डाल रहे हैं। एससीईआरटी पढ़िएगा, सेम टू सेम मिल जाएगा सारा बात। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? देखिए ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? वो किया था 25 दिसंबर 1899 को। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर 25 दिसंबर 1899 को हमला किया था। 3 मार्च 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया था और रांची जेल में रखकर रांची जेल में 1900 ईस्वी में हैजा से उसका मृत्यु हो गया था। ये 3-4 बात बिरसा मुंडा का याद रखिएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया? किस धारा का? तो देखिए धारा 342, धारा 352 और धारा 356, धारा 360। देखिए ये सब लगता है थी से ऑप्शन बना दिया पॉलिटी से, आपातकाल वाला। ये धारा आंसर होगा धारा 342। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या है। स्वतंत्र भारत के संविधान ने भारत की जनजातियों और आदिवासियों को धारा 342 में कमजोर वर्ग का दर्जा देकर उसके लिए सभी तरह की सुविधा एवं आरक्षण का व्यवस्था की। इसमें क्या है धारा 342 में? झारखंड का राज्य का दर्जा कब मिला था? ये तो सबको याद होगा, कब मिला था? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य का पुनर्गठन करके आदिवासी बहुल क्षेत्र झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। इसी तरह मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके 1 नवंबर 2000 ईस्वी को आदिवासी बहुल क्षेत्र को एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दूसरा चैप्टर आ गया है। दूसरा चैप्टर में क्या है? शांति के प्रयास। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी शांति के प्रयास हुए हैं उसी के बारे में। देखिए राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ था? राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं कह रहा है, राष्ट्र संघ ये पहले बना था। राष्ट्र संघ का कहाँ था मुख्यालय? ये था जेनेवा में था। राष्ट्र संघ के सचिवालय के प्रधान कार्यालय जेनेवा में था। इसके अंतर्गत 12 विभाग थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक, राजनीतिक एवं कूटनीतिक मसलों पर कार्य करती थी। इन सभी संधियों को पंजीकरण एवं मसविदा तैयार करती थी, जिसका संबंध राष्ट्रीय संघ के सदस्यों को राष्ट्रों में होता था। देखिए राष्ट्र संघ के संबंधित क्वेश्चन टीआरई 1 में भी पूछा है, 2 में भी पूछा है, 3 में भी पूछा है, इसीलिए इसको अच्छे से देख के जाना है। इसमें से राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। राष्ट्र संघ का सदस्य कौन नहीं था? जर्मनी था। जर्मनी तो द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया था, इसलिए ये नहीं था। कौन कौन थे? इंग्लैंड था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था, फ्रांस था और कौन था? रूस था, एक चीन था बाद में। देखिए जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है। राष्ट्र संघ की स्थापना की प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत हुई थी। प्रारंभ में इसमें विजित राष्ट्र, मित्र राष्ट्र फ्रांस, इंग्लैंड, रूस आदि तथा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तटस्थ रहने वाले कुछ राष्ट्र ही शामिल थे।
जितने वाला राष्ट्र इसमें शामिल थे। देखिए याद रखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ का स्थापना हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। राष्ट्रसंघ असफल हो गया था। राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य क्या था इसका मूल उद्देश्य क्या था? इसमें था द्वितीय विश्व की पृष्ठभूमि तैयार करना। नहीं, ये तो शांति के प्रयास के लिए था। भविष्य में युद्ध को रोकना, यही था आंसर इसका, यही होगा। भविष्य में कोई ऐसा युद्ध नहीं हो, इसलिए राष्ट्रसंघ की स्थापना हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था। राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना, भविष्य के कुछ युद्ध को रोकना, प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न समस्याओं को शांतिपूर्ण समाधान करना, प्रथम विश्व युद्ध में जनित आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को दूर करना भी राष्ट्रसंघ की प्राथमिकता में शामिल था। राष्ट्रसंघ की सबसे महत्वपूर्ण सफलता, देखिए इसका जो सफलता है वो भी पूछ देगा, अंतर्राष्ट्रीय विधि को समुचित ढंग से नियमबद्ध करने की दिशा में योगदान दिया था। समुचित ढंग से नियमबद्ध बनाने की दिशा में योगदान दिया था। बस एक सफलता उसका वही है। राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 45 में हुआ था, 1925 में हुआ था, 1920 में हुआ था, या 1895 में हुआ था? राष्ट्रसंघ का स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था 1920 में। राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जून 1920 को हुई थी। राष्ट्रसंघ की स्थापना की नींव प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन 1919 में पड़ी थी। इस संस्था की स्थापना का मुख्य श्रेय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को दिया जाता है। इन्होंने अपने 14 सूत्री प्रस्ताव में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की अनिवार्यता पर बल दिया था, जिसके फलस्वरूप विभिन्न योजनाओं को मिलाकर 10 जून 1920 को राष्ट्रसंघ अपने अस्तित्व में आया। लीग ऑफ नेशन कब हुआ था स्थापना? 10 जून 1920 को। निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? राष्ट्रसंघ नहीं पूछा है इसमें, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी के बारे में पूछा, तो इसका कौन हो जाएगा? आम सभा, जिसमें सभी भाग लेते हैं। विशेष एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे प्रमुख अंग आम सभा है। इसमें सदस्य के देशों के प्रतिनिधि शामिल होता है तथा प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को मत देने एवं वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार है। इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रायः सभी महत्वपूर्ण कार्य इसी अंग के द्वारा संपादित होते हैं, जैसे नए नए राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना तथा इसका निष्कासन, महासचिव के निर्वाचन तथा अन्य आर्थिक मुद्दों पर निर्णय लिए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, जो आर्थिक महासभा, ये सभी इसी का भाग है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? एक अमेरिका है, एक इंग्लैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चाइना। ये 5 देश जो है इसका स्थायी सदस्य, इसको याद रखिएगा, बाकी सब अस्थायी सदस्य। देखिए 6ठा नंबर क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये है अमेरिका के न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क के शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, जिसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक एवं अन्य क्षेत्र में योगदान करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग। कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? मतलब किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये सेंट फ्रांसिस्को में हुआ था। अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्को शहर में 25 अप्रैल 1945 को शुरू हुए सम्मेलन में नए चार्टर, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के विधान को चार्टर कहते हैं। इसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के संचालन होता है को स्वीकार किया गया। 26 जून 1945 को भारत सहित 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। कितने देश ने हस्ताक्षर किए थे? भारत सहित 50 देश ने। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर 1945 को इसके सभी शर्त स्वीकार कर लिए गए थे तथा इसी तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। इस संस्था का नामकरण अमेरिका के राष्ट्रपति कौन किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसमें याद रखना सिर्फ रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। राष्ट्र संघ में कौन था? वुडरो विल्सन था, इसमें रूजवेल्ट था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य?
वर्तमान में जो SCRT में दिया है वो दिया है 193 सदस्य, सॉरी 193 सदस्य है वर्तमान में, इसमें भारत भी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसमें शामिल सदस्यों की सूची की संख्या 193 है। एग्जाम में आएगा तो यही टिक लगाना है, 193 सदस्य, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनाएगा, इसी से आंसर भी मिलाएगा। दक्षिणी सूडान नवीनतम सदस्य है, सबसे लास्ट में दक्षिणी सूडान मिला है 2011 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इसी का एक अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। कहाँ पे है? द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हॉलैंड, आधुनिक नीदरलैंड के शहर द हेग में अवस्थित है। इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक झगड़ों का निपटारा के लिए बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वो है जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में अवस्थित है। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य मजदूरों के हितों की देखरेख, उसकी दशा सुधारने की कार्य करना है। देखिए अब आ गया नेक्स्ट चैप्टर, कृषि और खेतिहर समाज। कृषि और खेतिहर समाज, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दलहन फसल वाले पौधों की जड़ की गांठ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ये तो सबको पता होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है दलहन की। देखिए ये क्वेश्चन पूछ देगा, सब कहेगा ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन पूछ दिया हिस्ट्री में, लेकिन ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु वातावरण के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर भूमि को उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। दलहन की खेती में होता है, ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे। शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है। लीची कहाँ पे होता है? मुजफ्फरपुर का लीची, बिहारियों को तो पता ही होगा। शाही लीची बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मुख्यतः पाया जाता है। यह काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ के किसान बड़े पैमाने पर लीची लगाकर अपनी आय को, शाही लीची, इसको GI टैग भी मिला है इस बार, GI टैग से शाही लीची। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी फसल बोया जाता है, कब बोया जाता है? रबी फसल ठंडी महीना में बोया जाता है, कब? अक्टूबर नवंबर में। तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है तथा ये फसलें मार्च अप्रैल में तैयार होता है। इन फसलों के उत्पादन में सिंचाई अधिक आवश्यकता पड़ती है। गेहूँ रबी फसल होती है। इसके अतिरिक्त जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, खेसारी, अरहर सारे होते हैं रबी फसल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केला मुख्यतः कहाँ पे होता है? ये सब क्वेश्चन तो बनिए दीजिए, हाजीपुर का केला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें कुछ कुछ ऐसा चीज़ मिल जाएगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सब क्वेश्चन पूछ देगा तो बच्चा कहेगा कहाँ से पूछ दिया है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ दिया है, कहाँ से पूछ दिया है, लेकिन ये हिस्ट्री में भी है, इसलिए हिस्ट्री में भी पढ़ना है। चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? चावल कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? वो होता है रोहतास। रोहतास में बिहार का इस कोना में होता है। जैसे बिहारी है न, रोहतास कैमूर, रोहतास वाला क्षेत्र में होता है। इस जगह नहर जो बना है सोन नदी पे, उसी के कारण इस पर धान बहुत अधिक होता है। देखिए गर्मा फसल किस ऋतु में होती है? गर्मा फसल कब होता है? वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। ग्रीष्म मतलब गर्मी। गर्मा फसल गर्मी में होगा। रेशेदार फल को चुनिए। रेशेदार फसल, इसमें रेशेदार फसल कौन सा है? ये है कपास, जिसको पटसन कहते हैं। रेशेदार होता है जूट। रेशेदार फसलें कपास, जूट, रेशम इत्यादि है। अगहनी फसल को चुनिए। इसमें अगहनी फसल कौन सा है? अगहनी चावल, अगहनी धान उपजाते हैं ना आप लोग, अगहनी चावल ये होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा जान नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा तो फंस जाएगा बहुत अच्छा। गन्ना बिहार का मुख्यतः होता है। गन्ना बिहार में कहाँ पे होता है? वो पूर्णिया में होता है, पूर्णिया कटिहार। और दूसरा, व्यावसायिक फसल के अंतर्गत कौन सी फसल आती है? व्यावसायिक फसल कौन सा है? कपास, गेहूँ, जौ, ज्वार। कौन सा हो जाएगा? कपास। व्यापारिक फसल भी कहा जाता है इसको, कपासी फसल भी कहा जाता है, काली मिट्टी में होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट लास्ट चैप्टर नहीं था। अगला बार हम लोग जो करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, वो करेंगे 10th का SCRT। उसके बाद हम लोग करेंगे NCERT का जो हम शॉर्ट नोट बनाए हैं,
शॉर्ट नोट बनाए उसी से करवाएंगे। ये 2 चीज़ कर लेते हैं, टीआरई आपका कोई रुकने वाला नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर वीडियो देखने के लिए लाइक और कमेंट कर दें।